हेलो डियर, मैं अंकित वागले आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वागले पर। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीपीयू 2023 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। 2023 में जो एग्ज़ाम कराए हैं वो 9 शिफ्टों में कंडक्ट कराए और इन वीडियो के माध्यम से हम उन 9 शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम 3 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही कंसेप्ट एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन को मेरे सोल्व करने से पहले खुद से ट्राई करना, आप ज़्यादा सीख पाओगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति एक 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार कर सकता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है। देखिए चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितनी दी है? डिस्टेंस दी है हमें 900 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना दिया है? हमें टाइम दिया है 6 मिनट। ये 900 मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे। और ये मिनट में दे रखा है, इसको घंटे में डिवाइड करेंगे, अपॉन में 60 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू में 60, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 10 और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी होगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए जो भुजाई आपको दे रखी है 5, 12 और 13, ये एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का। यानी कि जो हमारी ट्रायंगल है वो क्या होगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं जो भुजाई दे रखी है? बेस 5 हो सकता है और 12 भी हो सकता है। और हाइट 5 भी हो सकती है और 12 भी हो सकती है, ठीक है। 13 क्या होगा? 13 तो यहाँ पर कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 बेस 5 भी हो सकता है, 12 भी, और इंटू हाइट 12, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 छक्की 12, 6 पंजे 30। तो इसका एरिया हमारे पास में कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती है तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती है? ये आपसे पूछा है। 3 बकरियां या 5 भेड़ें कितने दिनों में चर सकती है? ये 54 दिनों में चर सकती है। यहाँ से हम कह सकते हैं जो 3 बकरियां है वो कितनों के बराबर है? 5 भेड़ों के बराबर है। यहाँ पे एच लगा लेते हैं, ये भेड़ है, ठीक है। 3 बकरियां 5 भेड़ों के बराबर है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो भेड़ों में क्वेश्चन को बना लो या बकरियों में क्वेश्चन को बना लो, ठीक है। एक में हमें बनाना पड़ेगा। 3 बकरियां बराबर है 5 भेड़ों के। अगर यहाँ से 6 बकरी निकालता हूँ, 6 बकरी कितनी भेड़ों के बराबर होगी? 10 भेड़ों के बराबर होगी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ से हम क्वेश्चन को भेड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 बकरियों के स्थान पर मैं कितनी भेड़ रख सकता हूँ? यहाँ पर 6 बकरियों के स्थान पर 10 भेड़ रख सकता हूँ, ठीक है। 5 भेड़ उसने बोला है, 5 भेड़ कितने दिनों में चर सकती है? ये 54 दिनों में चर सकती है एक खेत को, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 6 बकरियाँ और 8 भेड़ कितने दिनों में चरेगी। 6 बकरियों के स्थान पर 10 भेड़ रख सकता हूँ, 10 भेड़ और 8 भेड़ ये हैं, ठीक है। कितनी हो गई? 18 भेड़। तो 18 भेड़ इस खेत को कितने दिनों में चरेगी? यहाँ से निकाल लेंगे। 18 से इसको डिवाइड करो, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो 15 दिनों में चर लेगी, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि tan a = 4/3 और जो a है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो sin a का मान आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम ट्रायंगल के आधार पर सोल्व करेंगे। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ABC। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है tan a = 4/3।
ठीक है। tan a क्या होता है, अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ये होगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4 और आधार कितना होगा 3। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितनी होगी, ये 5 होगी। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आपको बतानी है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास में 4 और कर्ण कितना है 5। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 4/5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो दूरी है वो दूरी हमारे पास में समान है, जाते समय भी और आते समय भी 35 किलोमीटर। ठीक है, एक तरीका क्या है, एक तरीका आप कर सकते हो 35 किलोमीटर की दूरी है, पहले वो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा से और प्लस 35 किलोमीटर की ही दूरी है, फिर वो आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, और औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर और टोटल टाइम हमारे पास में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं एक आसान तरीके से आपको इसको करवाता हूँ, उसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। ये इसका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, देखो, जो दूरी है हमारे पास में समान है तो दूरी को हम मान सकते हैं। चाल हमें कितनी दी है, जाते समय उसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और आते समय उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी को हम यहाँ से मान सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इनका एलसीएम आएगा 180। 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर 180 की दूरी कवर करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 60 से उसको डिवाइड करेंगे 3 घंटे लग जाएंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करेगा 180 किलोमीटर की दूरी को, तो इसको 5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, टोटल टाइम हमारे पास में कितना लग गया, 5 और 3 8 घंटे, जाते समय भी और आते समय भी। और दूरी कितनी है, ये तो एक तरफ की दूरी हमने ली है 180 किलोमीटर, तो इसका 2 गुना टोटल दूरी हमें लेनी पड़ेगी अगर एवरेज स्पीड निकालनी। 180 वो गया था और 180 फिर वापस आया था, तो दूरी टोटल कितनी हो गई 360। ठीक है, और उसको टाइम कितना लगा इसको कवर करने में, 5 और 3 8 घंटे। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, कितनी आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी एवरेज स्पीड होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चलता है और अगले 1 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चलता है, ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हम अभी अभी पीछे करके आए। ठीक है, हम उसी मेथड से करेंगे, क्योंकि जो दूरी है हमारे पास में समान है। 1 किलोमीटर वो गया है और 1 किलोमीटर फिर आगे गया है। ठीक है, पहले किलोमीटर में उसकी चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे किलोमीटर में उसकी चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से दूरी मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 90 की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे। यहाँ पर उसके लग जाएंगे 3 घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करेगा तो टोटल टाइम उसको कितना लग गया, 3 2 5 घंटे। 5 घंटे उसको लग गए। और टोटल दूरी यहाँ पे क्या होगी, ये टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 90 और 90 180 टोटल डिस्टेंस। ठीक है, उसकी औसत चाल निकालने के लिए 3 2 5 कितने घंटे लगे उसको, 5 घंटे लगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 या 15 और 5 छंग 30, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निवल वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है। देखिए, कोई संख्या है, पहले उसमें कितनी की जाती है 10% की वृद्धि की जाती है। 10% वृद्धि की जाती है तो कितनी होगी वो संख्या, 11/10। ठीक है, अगर वो संख्या 10 थी तो वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई, 11 हो गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/10 वृद्धि की। आगे उसने बोला है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अगर 20% की वृद्धि करेगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि अगर वो संख्या 5 थी तो उसने 1 की वृद्धि कर दी तो इसकी प्लस की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 6/5।
देखिए पहले उसने 10% की वृद्धि की थी, कितनी हो गई थी 11/10। फिर उसने 20% की वृद्धि की, ये कितनी हो गई 6/5। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। फिर उसने बोल रहा है फिर वो 12% की कमी करता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। यानी कि अगर वो संख्या 25 थी तो उसने 3 की कमी कर दी, कितनी हो गई 22/25। तो इसका 22/25। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं उसमें कितने की वृद्धि हुई या कितने की कमी हुई। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 पंजे 10, और 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 11। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं कटेगा। 25 और 25 ये हो जाएगा 625। ठीक है, और 11 और 11 121, 121 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 726। ठीक है, अगर मूल संख्या 625 थी तो उसमें कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ से निकाल लेंगे। 726 में से 625 घटाएंगे, ये कितना आएगा 101। ठीक है, 101 की वृद्धि हो गई कितने पर, 625 पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे 25, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 चौका 100। आगे सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 404। 404/25। अगर 25 से 404 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 ही कम 25 और 25 छक्का 150 पॉइंट, फिर 25 ही कम 25 और 25 छक्का 150, इसी तरह से चलता रहेगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 16.16% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, दो वृत्त हमें दे रखे हैं, दो वृत्त बना लेते हैं और वे एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर उसने ए पॉइंट पर काटा है और यहाँ पर उसने बी पॉइंट पर काटा है। ठीक है, और इनकी त्रिज्या हमें कितनी दी है? इनकी त्रिज्या हमें दी है, एक की 13 सेंटीमीटर और एक की 15 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर और जो छोटे वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या होगी 13 सेंटीमीटर। मान लो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ओ डैश है। इनकी उभयनिष्ठ जीवा कौन सी है? ए बी, यानी कि ये वाली। ठीक है, ये इनकी उभयनिष्ठ जीवा है। अगर ओ पॉइंट को ए से मिलाते हैं तो ये मेरे पास में क्या आएगी? ये त्रिज्या आएगी। इधर भी अगर ओ डैश को ए से मिलाते हैं, ये क्या आएगी? ये त्रिज्या आएगी हमारे पास में। इनकी त्रिज्या हमें कितनी दी है? छोटे वाले ट्रायंगल की, छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ओ ए की लंबाई हमारे पास में 15, ओ डैश ए की लंबाई हमारे पास में 13। ठीक है, और ये जो ए बी है, ए बी की लंबाई हमें कितनी दी है क्वेश्चन में? ए बी की लंबाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है, अगर इसको मिलाते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा को ये दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी। इसकी वैल्यू हमें दी है पूरी की 12 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? ये भी 6 होगी। ठीक है, और जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है, मान लो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट पी है। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए ओ ओ डैश की। यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, ए ओ का स्क्वायर माइनस करेंगे ए पी का स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में ओ और पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इधर लगाएंगे ए ओ डैश का स्क्वायर और माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी पी ओ डैश की। ठीक है, सोल्व करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए ओ और ओ डैश की। ठीक है, ओ ओ डैश इक्वल टू क्या होगा? ओ पी प्लस के पी ओ डैश। ठीक है, ओ पी की वैल्यू निकालते हैं, ओ पी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 माइनस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये ओ पी की वैल्यू हमारे पास में आ गई, प्लस अगर हम ऐड करते हैं पी ओ डैश की वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 225 में से 36 घटाएंगे, ये कितना आएगा? अंडर रूट, इसमें से इसको घटाएंगे 189। ठीक है, प्लस 169 में से अगर 36 घटाते हैं, ये कितना आता है? अंडर रूट 133। ठीक है, ओ ओ डैश की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? अंडर रूट 189 प्लस के अंडर रूट 133। ठीक है, ये उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमारे पास में आ गई। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5,740 की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा?
देखिए, अगर वो 72% खर्च कर देता है, मान लो उसकी आय जो थी वो 100 रुपये थी, 100 रुपये में से उसने 72% यानी कि 72 रुपये तो खर्च कर दिए, प्लस बचा लिए कितने, उसने बचा लिए 28 रुपये। ठीक है, 72 और 18 100। एक्चुअल में उसने 28 रुपये नहीं बचाए, क्वेश्चन में हमें कितने दिए हैं 5740, तो 28 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5740, उसने 5740 रुपये बचाए। ठीक है, उसने हमसे पूछा है उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा, तो 100 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, उसका वेतन हमारे पास में आ जाएगा। 100 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या होगी 5740 अपॉन 28 इंटू 100, ये 100 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। और इसका 10% हमसे पूछा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। ठीक है, इसका 10% अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा 1/10। इसको सोल्व करना है, हमारे पास में उसके वेतन का 10% आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 चौका 28 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 तो 56 और 7 दूनी 14 और 0, ये आ गया मेरे पास में 8200। 1 0 ये भी है ना, 8200 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4 दूनी 8 और 4 0 और 4 पंजे 20। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, ए कितने दिनों में पूरा करता है कार्य को, 20 दिनों में कर सकता है अकेला, और बी कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में, और सी कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क हम लेते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा 60। इनकी एफिशिएंसी हम निकालते हैं, 60 से इसको डिवाइड करेंगे 1, 30 से करेंगे 2 और 20 से करेंगे 3। इनकी एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी 2 और सी 1। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन में बोला है ए प्रतिदिन कार्य करता है। ए जो है वो तो डेली कार्य करता है, बट प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो 2 दिन तो ए ने काम किया होगा, 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा, 2 दिन में ए कर लेगा, ए 2 दिन में कर लेगा 6 काम, क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। ठीक है, और तीसरे दिन उसके साथ में कौन काम करते हैं, बी और सी भी उसके साथ में लग जाते हैं काम पर तीसरे दिन। ठीक है, तो तीसरे दिन ये भी काम करेंगे। तीसरे दिन कितना काम होगा, एक दिन में ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। तो तीसरे दिन कितना काम होगा, 3 2 5 और 1 6। तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा 6। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 दिन में काम हो जाएगा 6। तो इन तीनों ने तीसरे दिन किया, और ए ने 2 दिन पहले, ए ने 2 दिन में 6 काम किया था। ठीक है, टोटल 12 काम हो जाएगा, 3 दिन में टोटल 12 काम हो जाएगा। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है अगर ये इसी तरह काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। हमें कार्य कितना कराना है, हमें कार्य कराना है 60, और 3 दिन में ये कार्य करते हैं 12। तो अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 60 कार्य हमारा पूरा हो जाएगा, 5 तिया 15 और 12 पंजे 60। ठीक है, 60 कार्य हमारा पूरा हो गया कितने दिन में, 15 दिन में पूरा हो गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समापवर्त्य 11 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल हमें कितना दिया है 726, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 726। ठीक है, इक्वल टू, और उनका HCF हमें दे रखा है, HCF की वैल्यू कितनी दी है 11 और इंटू LCM की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 छक्की 66 और 11 छक्की 66, तो LCM की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, LCM की वैल्यू हमारे पास में आ गई 66। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखिए, कौन कौन सी संख्या हमें दे रखी है, 15, 24, 35 और 54। देखिए, जब आप LCM निकालते हैं तो जो संख्या की पावर सबसे ज़्यादा होती है वो हम लेते हैं, जिस संख्या की पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। इनका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखो, 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3 5 या 15। ठीक है,
24 को लिख सकता हूँ 8 तिया 24। 8 में 2 की कितनी पावर है, 2 की 3 पावर है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 सत्ते 35 यानी कि 5 इंटू 7। 54 को हम लिख सकते हैं 27 दूनी 54, और 27 में 3 की कितनी पावर है, 3 की 3 पावर है, 3 तिया 9 30 27। ठीक है, 27 इंटू 2। ठीक है, 27 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 की पावर 3। तो मैंने आपको बोला था जहाँ पर भी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लेंगे एलसीएम में। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर लेंगे, यहाँ पर 5 की 1 पावर है, यहाँ पर भी 5 की 1 पावर है, तो एक ही हम लेंगे। ठीक है, 5 इंटू, और 7 हमारे पास में एक ही बार है तो इंटू 7 इंटू 2 की पावर 3 हमारे पास में सबसे ज़्यादा है और कहीं पर भी 2 की पावर 3 नहीं है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर लेंगे। इंटू 3 की पावर 3 सबसे ज़्यादा है तो यही हम लेंगे। यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर एक बार, तो 3 की पावर 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, देन इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 8 इंटू 27 इंटू 7 और इंटू 5। ठीक है, 8 पंजे कितना होता है 40, इंटू 7 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे, 7 तो 7 49, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ठीक है, 0 तो आएगी ही, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 नम 36, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 4 एकम 4, 4 और 3 7। ठीक है, और एक 0, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 75 60, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि एक न्यून कोण है और साइन थीटा प्लस के कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो साइन की पावर 5 थीटा प्लस के कोस की पावर 5 थीटा का मान आपको बताना है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है साइन थीटा प्लस के कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम x प्लस 1/x की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका इक्वल टू हमें 2 दे रखा है। जब भी x प्लस के 1/x की फॉर्म में हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हम रख सकते हैं x बराबर 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो तभी 2 आएगा। ठीक है, अदरवाइज हम कुछ भी वैल्यू पुट कर ले 2 नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको तोड़ सकते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। ठीक है, और इसके इक्वल टू 2, तो ये भी तो वही बात है, वो संख्या और उसके रेसिप्रोकल का सम हमें कितना दिया है 2, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको मैं तोड़ सकता हूँ, साइन की पावर 5 थीटा 1/sin की पावर 5 थीटा। ठीक है, यहाँ पर इसका मान 1 रखेंगे और इसका मान 1 रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 2, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 17 और 36 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा। ठीक है, ये इनका एलसीएम हमारे पास में आ गया। 17 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, 17 छक्की 102, 10 17 तिया 51 और 10 61। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास में ये आ गई। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये तो 3 अंकों की हमारे पास में है। अगर 4 अंकों की संख्या हमें चाहिए सबसे बड़ी, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में आ जाए। ठीक है, क्योंकि 17 और 36 का मल्टीपल तो ये तब भी रहेगा चाहे इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6120 आएगा, 6120, जो कि सबसे बड़ी संख्या नहीं है। 4 अंकों की 17 और 36 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या नहीं है, तो 10 से बड़ी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए अगर इसमें 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 छंग 72, तो 7000 के करीब आ रहा है। अगर इसमें 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 छक्का 78, तो 780 के करीब आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 में मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ जिससे कि बड़ी संख्या हमारे पास में आ जाए। अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 छक 84, ठीक है, 8400 के करीब आएगा, 8400 के करीब। ठीक है, 15 छक्की कितने होते हैं, 15 छक्की होते हैं 90, 15 छक्की 90, और 15 की मल्टीप्लाई अगर 12 में करते हैं, ये कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 15 और 3 18, 180। ठीक है, और इसमें 15 की मल्टीप्लाई करी थी 6 में, ये कितना आया था, 15 छक्की 90, 9000, ये आया था 9000। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, 9180। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कितना आया, 9180।
ठीक है, तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। 16 दूनी 32, ठीक है, 16 कम 16, 16 और 3 19, 16 छक्कम 96, 96 और 1 97, ठीक है, ये मेरे पास में आ गया 97 92। तो 17 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 17 छक्की 102, 5 अंकों की संख्या हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 17 और 36 से डिवाइड होने वाली क्या होगी हमारे पास में 97 92, यानी कि 9792, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद 42 36 और 35 है तो चौथा पद क्या होगा। देखिए, अगर 4 संख्याएं समानुपात में होती है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बीच वाली संख्याएं होती है उनकी मल्टीप्लाई BC इक्वल टू बराबर होती है जो लास्ट वाली 2 संख्याएं हैं बराबर AD। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। हमें संख्याएं दी है 42 अनुपात 36 समानुपात 35 और चौथी संख्या हमें बतानी है, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो बीच वाली संख्या है 36 इंटू 35 और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगी 42 इंटू एक्स। तो 42 को इधर लेके आएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 36 इंटू 35 अपॉन 42। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 7 से डिवाइड करो, 7 छंग 42 और 7 पंजे 35। ठीक है, 6 से यहाँ पे डिवाइड करो, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 30। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, 2 संख्याएं 5 अनुपात 3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात हमें कितना दे रखा है 5:3 और उनके बीच का डिफरेंस हमें दिया है 34। अगर रेशो में हम डिफरेंस देखते हैं कितने का है, रेशो में डिफरेंस है हमारे पास में 2 का, तो 2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है 34। एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक की वैल्यू हमारे पास में आएगी 17। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, तो 3 की वैल्यू हमसे पूछी है, 3 की वैल्यू हमारे पास में होगी 17 या 51। छोटी संख्या क्या होगी 51, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजनागत छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नकद में किया जाता है और 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए, मान लो अगर उस वस्तु का जो CP था वो कितना था 1000 रुपये, तो उसने 70% की वृद्धि कर दी, यानी कि 700 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 1000 का 70% कितना होगा 700 रुपये। अब उसका मूल्य उसने कितना अंकित किया, उसने किया 1700। ठीक है, अब उसने बोला है इस 1700 रुपये पर वो छूट देता है 5% और 20% की तो 2 क्रमागत छूट देता है, लेकिन अगर वो नकद भुगतान करे तो उसको 20% की एक और छूट देता है, अतिरिक्त छूट। ठीक है, तो यहाँ से छूट देने के बाद वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो हम निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य पर उसने कितने कितने की छूट दी, 1700 रुपये पर उसने एक तो दी 5% की छूट। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, यानी कि अगर उसका मूल्य 20 रुपये था, 1 रुपये की छूट दे दी, कितने में बेच दी 19/20 में। ठीक है, तो इसका 19/20 हम निकाल लेंगे इनटू दूसरी छूट उसने दी है 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर 5 रुपये उसका मूल्य था, 1 रुपये की छूट देकर 4 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक है, 4/5। और आगे उसने बोला है अगर वो नकद भुगतान करता है तो 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, एक छूट और दी जाएगी 4/5 की। तो यहाँ पर उसका SP हमारे पास में आ जाएगा, उसने बेची कितने में वस्तु। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे 00, 20 पंजे 100, 5 से एक 5 कट जाएगा। हमारे पास में ऊपर क्या बचा, ये बचा 17 इंटू 16 और इंटू 19। ठीक है, और अपॉन में बचा 5। देखो भाई, 19 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करो 19 में, 17 9 153। ठीक है, हासिल को 15 लगे, 17 एकम 17, 17 और 15 कितने होते हैं 32। ये आ गया 323 इंटू 16 अपॉन 5। ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आएगा 16 3 48, 16 दूनी 32, 32 और 4 36। ठीक है, 16 3 48, 48 और 3 51। ये कितना आ गया 51। और अपॉन में हमारे पास में कितना है 5।
5 से इसको डिवाइड करते हैं, ये आएगा 5 ही कम 5 0, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 0.536। ठीक है, इतनी बार चला जाएगा। अब देखो उसने बेचा कितने में वस्तु को, उसने बेचा 1033.6 रुपये में। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसका प्रतिशत लाभ कितना है। 1000 की वस्तु उसने 1033.6 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो लाभ कितना कमा लिया, उसको लाभ हुआ 1000 पर 33.6 का परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगी तो परसेंटेज में यहाँ से कितना आएगा, उसका लाभ 3.36%। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस के tan की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस के tan की पावर 4 थीटा, इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले, tan स्क्वायर थीटा मैंने बाहर लिया, यहाँ पे बचा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इंटू ये आ गया sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा 1 तो ये माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इंटू में मेरे पास में क्या है, sec स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, ये आएगा sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है, तो कोस थीटा प्लस के साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है, तो कोस थीटा प्लस के साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √2 कोस थीटा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, हमें दिया है कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे एक टर्म आएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और माइनस चिन्ह है तो माइनस के इंटू में टर्म आएगी, यहाँ पे दूसरी टर्म आएगी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू मेरे पास में आ गई। ये इधर माइनस का है, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ। ठीक है, ये होगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन किसकी वैल्यू होती है, ये कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है। कोस 2 थीटा इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए कोस थीटा की दो वैल्यू होती है, एक साइन में एक कोस में, जिनमें 2 होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू। क्या क्या वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर देखते हैं। कोस 2 थीटा इक्वल टू एक तो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, तो कोस 2 थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जिसमें -1 है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास में है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब ये 1 इधर माइनस का है तो इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, और इसके स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 के स्थान पे, इसके स्थान पे रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे और इसके स्थान पे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के स्थान पे। ठीक है, और ये है हमारे पास में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया साइन थीटा प्लस के कोस थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में से बाहर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा है, ये तो आएगा रूट टू इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो प्लस वाले की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, रूट 2 इंटू कोस थीटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का योग 41 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए आपका एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29, ठीक है। यहाँ से हमने आइडिया लगाया एक भुजा कितनी दे रखी है, उसकी जो कर्ण है वो 29 है। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास में जिसमें कर्ण 29 होता है। यहाँ से हमने आइडिया लगाया। देखो यहाँ पर अन्य दो भुजाओं का योग कितना है हमारे पास में 41। अगर इनका योग देखते हैं कितना है 41, तो यहाँ से सेटिस्फाई होता है, ठीक है। और इनका डिफरेंस हमसे पूछा है 21 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 1। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाट का उपयोग करता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। 22% हानि की फ्रैक्शन क्या होती है, 22% हानि की फ्रैक्शन होती है 39/50, ठीक है। अगर उसने अपना CP 50 रुपये बताया है तो उसने बेचा कितने में, 39 रुपये में बेचा, ठीक है। तो उसका SP हमारे पास में कितना आ गया 39/50। आगे उसने बोला है लेकिन 35% हल्के बाट का उपयोग करता है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 13/20, ठीक है, 13/20। यानी कि अगर उसको 20 किलोग्राम देना था तो उसने दिया कितना, 13 किलोग्राम। यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास में आई है उसका SP 39/50, लेकिन उसने एक्चुअल में कितना दिया है 13 किलोग्राम, ठीक है। 20 देना था बट दिया कितना 13 किलोग्राम। तो इसका हम निकाल लेंगे 20/13, ठीक है। देखो 13 3 39 और 0 से 0 कट जाएगी, ऊपर कितना आया 6 और अपॉन में कितना है 5। यानी कि अगर वो वस्तु 5 रुपये की थी, 5 रुपये की थी, उसने बेची कितने में, धोखा करके 6 रुपये में बेच दी। तो लाभ कितना ले लिया उसने, 1 रुपये का लाभ ले लिया, कितने पर, 5 पर, ठीक है। 1 रुपये का लाभ ले लिया उसने 5 पर इंटू 100% के लिए, ये आएगा 20%। तो उसने 20% का लाभ कमा लिया, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखो भाई, किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, यह प्रति वर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। देखिए किसी शहर की जनसंख्या हमें कितनी दी है, 35, 23, 14, 3,52,314, ठीक है। ये शहर की जनसंख्या है। उसने बोला है हर वर्ष 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 15% की वृद्धि की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 23/20, ठीक है, 23/20। अगर जनसंख्या 20 थी तो हर साल कितनी बढ़ जाती है, 3 बढ़ जाती है, ठीक है, क्लियर। आगे उसने बोला है 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, यानी कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें बतानी है। यानी कि ये जो संख्या है हमारे पास में, ये बढ़ी हुई जनसंख्या है, बढ़ी हुई जनसंख्या। एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, एक साल में जनसंख्या बढ़ जाती है 3 जनसंख्या बढ़ जाती है। 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 23, ठीक है। और हमसे पूछी है उसकी 2 साल पहले की जनसंख्या, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे 20/23 इंटू 20/23, 2 साल पहले की उसने पूछी है, ठीक है। एक साल में कितनी हो गई थी 23, दूसरे साल में कितनी हो गई थी 23, इसकी वैल्यू मेरे पास में इतनी है, और 2 साल पहले की हमें बतानी है 20 इंटू 20, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, 23 से इसको डिवाइड करेंगे, 23 ही कम 23, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 12, यानी कि 122। 122 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 पंजे कितने होते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 115, 115 बार जाएगा, यानी कि 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, यहाँ पे कितना था 122, 115 में से घटाएंगे, ये कितना बचेगा यहाँ पे 7, ठीक है। 3 बार पाटा चलेगा, 23 तिया 69, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे हो गया 41 में एक बार पाटा जाएगा, 23 ही कम 23, यहाँ पे बच गया 18,
184। 184 को अगर 23 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24, तो 8 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है, 8 बार पूरा चला जाएगा। इस 23 से इसको डिवाइड करेंगे, 23 से कितनी बार जाएगा? 23 छक्का 138, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 138। यहाँ पर कितना बच गया? यहाँ पर बच गया 15 और एक ये 151। 151 में भी कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ठीक है, 23 से अगर 151 को डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा? 6 बार। और यहाँ पर हमारे पास में कितना बच गया? 13 और 8 ये 138, तो 6 बार चला जाएगा 138। 23 छक्का 138 होते हैं। ठीक है, हमारे पास में आ गया 666 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 00 तो आएगी, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। 4 छक्की 24, 4 छक्की 24 और 2 26, 4 छक्की 24 और 2 26। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2,66,400, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद 3496 में बेचा गया। y का मान क्या था? y का मान आपसे पूछा, यानी कि कितने % की छूट उसने दी। ठीक है, 3800 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उसका MP कितना दिया है? 3800 रुपये। उसने उसको बेचा कितने में है? उसने उसको बेचा है 3496 रुपये में। ठीक है, तो छूट कितने की दे दी उसने? यहाँ से हम निकाल लेंगे इनका डिफरेंस। अगर 4 इसमें गिरते हैं, ये कितना होगा? ये 3500 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 304। 304 रुपये की छूट दी उसने, किस पर दी? 3800 रुपये पर। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज निकालते हैं। 304 रुपये की छूट दी 3800 रुपये पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 00 से 00 कट जाएगी। अगर 38 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कितनी बार जाएगा? 8 8 64, यानी कि लास्ट में 4 आएगा अगर 8 बार पार्टा चलाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 8%, 8 बार पूरा कट जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती का गुणनफल 2700 है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याएं हमारे पास में क्या दी है? 3:4 के अनुपात में है। एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीछे बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लो वो संख्या a इंटू बी है, इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होगा इनका LCM इंटू इनका HCF। इनका LCM और HCF की मल्टीप्लाई हमें कितनी दी है? 2700। ठीक है, 2700 इक्वल टू a इंटू बी। ये संख्याएं हमें अगर निकालनी है, ये रेशो हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम x मान लेते हैं, 3x इंटू 4x। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, तो यहाँ पे आएगा 12x²। 12 से इसको डिवाइड करते हैं, ये कितने पर जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से क्या निकल गई? 15। अब हम यहाँ से संख्या निकालते हैं। संख्या क्या होगी? 15 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 15 × 3 = 45, एक संख्या 45 होगी और 15 × 4 = 60, दूसरी संख्या 60 होगी, इक्वल टू 105। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते थे। रेशो में हमारे पास में योग कितना है? 4 और 3 7, 7 की वैल्यू आप निकाल सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि x/y प्लस के y/x = 1 और x + y = 2, तो x³ + y³ का मान आपको बताना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये आएगा x² + y² / xy। ठीक है, और इसके इक्वल टू हमें दिया है 1। x² + y² की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x² + y² की वैल्यू हमारे पास में आएगी xy। ठीक है, अगर मेरे को x³ + y³ की वैल्यू चाहिए तो मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए वो निकालते हैं। देखिए x³ + y³ इक्वल टू होता है x + के y इंटू x² + y² और माइनस के xy। ठीक है, इसके इक्वल टू ये होता है। और इस टर्म की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है? इस टर्म की वैल्यू मेरे पास में आई है xy। अगर यहाँ पर इसके स्थान पर xy रखते हैं तो ये आएगा xy माइनस के xy, तो इससे ये कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी ना टर्म। यहाँ पे क्या आएगा? 0। अगर ये 0 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सारा 0 ही आएगा। तो x³ + के y³ की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी? 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोसे लंबवर्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि इस छिन्नक को पिघला एक ठोस लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है
जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या हमें दे रखी है और उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है, शंकु का छिन्नक किस तरह का होता है? एक बाल्टी की तरह का होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, उसकी ऊंचाई हमें कितनी दी है? h बराबर उसकी ऊंचाई दी है हमें 45 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके सिरों की त्रिज्या हमें कितनी दी है? 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ी आर है उसकी वैल्यू 28 सेंटीमीटर है और जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसने इसे पिघलाकर एक लंबवर्तीय बेलन बनाया है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमें क्या दिया है? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात R/H ये दिया है उसने 3:5। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे R चाहिए और H चाहिए। R/H का रेशो हमें दे रखा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसने छिन्नक को पिघलाकर क्या बनाया है? एक ठोस लंबवर्तीय बेलन बनाया है, तो जो छिन्नक का आयतन होगा बराबर होगा लंबवर्तीय बेलन के आयतन के। ठीक है, उसको हम इक्वेट करेंगे। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये शंकु के छिन्नक का आयतन होता है और इसको हम इक्वेट करेंगे बेलन के आयतन से। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। 1/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है? 28 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। ठीक है, इक्वल टू पाई इंटू इनका रेशो हमें दे रखा है आर और एच का। यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं, ये 3x है और ये 5x है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? इसकी वैल्यू रखेंगे 3 × 9 x स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू होगी 5x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद में यहाँ पे पुट करेंगे तो r और h की एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो, इसको सोल्व करते हैं। पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर इंटू एच भी होगा। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? यहाँ पे 45। ठीक है, 9 × 5 = 45, इस 45 से ये 45 कट जाएगा। ठीक है, ये आएगा 1/3। 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 4 = 28, यानी कि 7 का स्क्वायर यहाँ भी है और 7 का स्क्वायर यहाँ भी है और 7 का स्क्वायर यहाँ भी है, इसमें भी एक साथ है 7 × 4 = 28। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि 49, 7 × 7 = 49। यहाँ पे कितना बचा? 7 का स्क्वायर तो बाहर गया, यहाँ पे बचा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, प्लस ये तो बाहर जा लिया, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ से 7 का स्क्वायर बाहर गया, यहाँ पे कितना बचा? 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 16 और 1 17 और 4 21। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 7। ठीक है, ये आएगा 49 × 7, 49 × 7 और इक्वल टू हमारे पास में क्या बचा? x³ ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। x = क्या आएगा? x = आएगा 7। ठीक है, 2 7 यहाँ पर है और एक 7 यहाँ पर है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। अगर x की वैल्यू 7 है तो 3x की वैल्यू क्या होगी? 7 × 21 और 5x की वैल्यू क्या होगी? 5 × 7 = 35। ठीक है, ये आ गई। तो भाई अब निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 × पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई? 21 और एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 35। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10 और 21 दूनी 42, 42 × 11। ठीक है, 11 के मल्टीप्लाई 42 में करेंगे, 2 6 और 4 इतना आ जाएगा। ठीक है, और 10 की मल्टीप्लाई भी होगी।
इंटू 0। ये हमारा राइट आंसर होगा 4620, 4620, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, h इक्वल टू कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, और इसके वर्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। जो व्यास है वो हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। अगर यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, व्यास की हाफ। उसने आगे क्वेश्चन में बोला है तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन हमें बताना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर 6 × 6 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास में 7 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, ये आ गया 6 दूनी 12, 12 ये, और 11 को मैंने तोड़ लिया 11 × 2। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे आएगा 24 × 11। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, ये आएगा 4, 6 और 2, 264। 264 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 5 और 175 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखो सोल्व करते हैं। मान लो वो संख्या a × b है, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी इनका LCM इंटू इनका HCF। ठीक है, इनका LCM और HCF हमें दे रखा है। HCF कितना दिया है 5 और LCM कितना दिया है 175, और इन संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है कितना 5:7। ठीक है, इसको 5x मान लेते हैं और इसको 7x। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5 × 7 = 35, 35x²। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 × 7 = 35, इधर 7 है, इधर लेके जाएंगे तो अपोन में जाएगा, x² इक्वल टू आएगा 175/7। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे बच गया 3 और 7 × 5 = 35। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इधर स्क्वायर है इधर रूट जाएगा, √25 की वैल्यू क्या होगी 5, x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 5। ठीक है, उसने हमसे पूछा है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी जो रेशो में बड़ी है, यानी कि 7 की वैल्यू हमें बतानी है। x की वैल्यू 5 है तो 7x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, कितनी होगी 7 × 5 = 35। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कम दिखाई दे रहा होगा, हम चित्र बनाते हुए सोल्व करते हैं। PQR एक वर्त के अंतर्गत खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज है। कोई वर्त है और इसके अंदर खींचा गया है एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी सारी की सारी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है वर्त के अंदर PQR। आगे उसने बोला है S चाप QR पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है S। आगे दिया है 1/2 एंगल PSQ का मान ज्ञात कीजिए। PSQ, P से एक लाइन ड्रॉ की गई और वो किस पर मिली, वो S पॉइंट पर मिली। ठीक है, और Q को S से मिलाया गया। PSQ, इस वाले एंगल की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है 1/2 एंगल PSQ। ठीक है, यानी कि इस वाले एंगल का हाफ। देखिए PQR एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका हर एक एंगल कितने का होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी 60 का होगा, एंगल Q भी 60 और एंगल R भी 60। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, वर्त का चाप सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाता है, अगर उसी वर्त के चाप से सरकमफ्रेंस पर दूसरा एंगल बनाया जाए तो वो बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये एंगल 60 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। PQ चाप ने सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री का एंगल बनाया है, और इसी PQ चाप ने सरकमफ्रेंस पर यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, ये आपस में बराबर होते हैं, ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा।
ठीक है। और हमसे वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर 2 अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 10,000 को उसने 2 बराबर भागों में डिवाइड किया और 2 बराबर भागों में डिवाइड करने पर उसने क्या किया, एक भाग पर 8%, पहले भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 10% ब्याज दरों पर उसने निवेश किया, ठीक है। एक पर 8% और एक पर 10%, ठीक है। और टोटल ब्याज 2 वर्षों में उसको कितना मिला, 2 वर्षों में ब्याज उसको मिला 1680 रुपये। साधारण ब्याज है, अगर 2 वर्षों में ब्याज 1680 रुपये मिला है तो 1 वर्ष में ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे, कितना मिलेगा 840, ठीक है। 1 वर्ष में 840 रुपये ब्याज मिला है। तो हम यहाँ से देखते हैं 10,000 की राशि पर उसको टोटल कितने परसेंट ब्याज मिला, टोटल कितने परसेंट ब्याज मिला, ठीक है। 840 रुपये मिला, कितने की राशि पर, 10,000 की राशि पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 00 से 00 कट जाएगी, 10 से 10, तो यहाँ पर उसको ब्याज मिला 8.4% टोटल। यहाँ पर एलिगेशन का यूज़ हम कर रहे हैं। एक साल में 10,000 की राशि पर उसको टोटल कितना ब्याज मिला, उसको टोटल ब्याज मिला 8.4%, ठीक है। एलिगेशन यहाँ पर हम लगाएंगे 8.4 बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। इसमें से जब इसको घटाएंगे ये आएगा 0.4, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे ये आएगा 1.6, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे रेशो आएगा 4:1, ठीक है। यानी कि जो पहले वाली राशि थी और सेकंड वाली राशि थी उनका रेशो मेरे पास में आ गया। पहले वाली राशि रेशो के हिसाब से कितनी है 4 और सेकंड वाली राशि रेशो के हिसाब से कितनी है 1, ठीक है। और टोटल कितनी है ये 4 और 1 5 रेशो में। अगर रेशो में 5 है और क्वेश्चन में हमें कितनी दी है 10,000, तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 10,000, ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। योजना ए कौन सी थी, योजना ए थी ये वाली 8% वाली। 8% की वैल्यू क्या है 4, तो 4 की वैल्यू मेरे को बतानी है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2,000, ठीक है। तो 4 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 4 की वैल्यू होगी 4 दूनी 8, 8,000। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 के अनुपात में है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज की भुजाएं हमें कितनी दी है, 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। रेशो में हम यहाँ से देखते हैं इन तीनों भुजाओं का योग कितना है, ठीक है। 12 और 5 17 और 13 30, तो रेशो के हिसाब से 30 है। और उसने हमें क्वेश्चन में इसका परिमाप कितना दिया है 90, तो मैं कह सकता हूँ जो 30 है इसकी वैल्यू कितनी होगी 90। उसने हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू होगी 3, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ से 5 की वैल्यू और 12 की वैल्यू 13 की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 तिया 15 और 12 की वैल्यू क्या होगी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। और 13 की वैल्यू की होगी 13 तिया 39। ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास में आ गई उनकी भुजाओं की, ठीक है। उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस और हाइट कौन कौन से हो सकते हैं 15 और 36, ये तो कर्ण है, ठीक है। इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 बेस 15 इंटू हाइट 36, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 18, 18 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 18 पंजे 90, 18 एकम 18, 18 और 9 27, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 270, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है।
उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में दो बेलन है तो इसको हम R1 और इसको H1 मान लेते हैं। ठीक है, ये पहले वाले बेलन का आयतन हमारे पास में आ गया अपॉन दूसरे वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। पाई से तो पाई कट ही जाएगा। R1 की वैल्यू क्या है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 4:5। ठीक है, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौक 16, और H1 की वैल्यू हमारे पास में है 5। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमारे पास में है 5:2। ठीक है, इंटू 5 अपॉन R2 की वैल्यू हमारे पास में है 5, 5 5 25, इंटू H2 की वैल्यू है हमारे पास में 2, और ये रेशो में है। अगर हम यहाँ पर x भी लेते हैं इनके इंटू में तो वो कट जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं 5 5 25, और 2 से डिवाइड करते हैं 2 8 16। तो इनके आयतनों का अनुपात हमारे पास में कितना आ गया, 8:5। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है। अब चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारे पास में होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है, 40 किलोमीटर की। ठीक है, टोटल टाइम हम निकालते हैं। एग्जामिनर ने जो हमें ये कहानी बताई है इसके आधार पर हम टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो लास्ट की लाइन पढ़ो। उसने क्वेश्चन में बोला है यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि टाइम उसको कितना लगा होगा, 10 किलोमीटर। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करेगा तो उसको टाइम लगा होगा 1/4 घंटे। ठीक है, तो जो फर्स्ट 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय की उसको उसमें कितना टाइम लगा, 1/4 घंटे। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाले की निकाल लेंगे, थर्ड वाले की और फोर्थ वाले की। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला है, अब पहली लाइन पढ़ो, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। जो टाइम उसको पहले 10 किलोमीटर में लगा है उसका हाफ टाइम इसको सेकंड 10 किलोमीटर में लगा होगा, यानी कि इसका टाइम रहा होगा 1/8। ठीक है, अगर ये 1/4 है तो यहाँ पर इसको टाइम लगा होगा 1/8। ठीक है, आगे उसने बोला है तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है। तीसरे किलोमीटर में जो उसको टाइम लगा है ये चौथे किलोमीटर का आधा है। ठीक है, और चौथे किलोमीटर में उसको टाइम कितना लगा है, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। पहले 10 किलोमीटर में उसको कितना समय लगा था, 1/4 घंटे। ठीक है, इतना, और ये बोला है ये इसके बराबर है। तो थर्ड किलोमीटर में उसको कितना समय लगा होगा, अगर ये इसका आधा है तो यहाँ पे आएगा 1/8 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से टोटल टाइम हमारे पास में आ गया। टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ से 8 एलसीएम लेंगे, यहाँ से 8 एलसीएम लेते हैं तो 4 से इसको 8 को डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे आएगा 2 +1 +1 और +2। ठीक है, ये आ गया 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6/8। तो टोटल उसको इतना टाइम लगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6 और 2 4 8, इतने घंटे। टोटल दूरी हमारे पास में कितनी है, 40 किलोमीटर। टोटल टाइम हमने निकाला 3/4। तो एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाएगी, इसको 3/4 से डिवाइड करेंगे, 4 अपॉन में आएगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 160/3, इतनी उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे।
फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर प्लस को, फिर माइनस को। देखो यहाँ पर भाग को सोल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 121, ठीक है। ये माइनस है, प्लस यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 121, 11 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस है, प्लस के कितने हैं 11, प्लस ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा 121, ठीक है। माइनस 11 और माइनस ये मल्टीप्लाई है, ये होगी 121, ठीक है। देखो भाई ये माइनस का है, इससे ये कट जाएगा प्लस वाला, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा। तो हमारे पास में बचा 1। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:5 है। उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। दो त्रिभुज है तो इसको B1 और इसको H1 मान लेते हैं, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दे रखा है, यहाँ पे भी आएगा अपोन में 1/2 इंटू बेस B2 हाइट H2, ठीक है। ये कितना दिया है? 4:3। 1/2 से 1/2 कटी जाएगा, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमें कितना दिया है? 6:5, यानी कि B1/B2 इंटू H1/H2। H1 की वैल्यू कितनी है? 6, और H2 की वैल्यू कितनी है? 5, इक्वल टू 4:3। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो और इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, तो B1/B2 की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आएगी? 5 चौक 20 और 6 तिया 18, ठीक है। ये आ गई। इसको 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 9। उनके आधारों का अनुपात हमारे पास में कितना आ गया? 10:9। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a + b = 10, ab = 6, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का मान आपको बताना है। देखिए अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके बराबर होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब इक्वल टू a + b इंटू a² प्लस b² माइनस के ab, ठीक है। प्लस वाले में अंदर इस टर्म में क्या होता है? माइनस होता है। ए बी वाली टर्म क्या होती है? माइनस होती है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को किस किस की वैल्यू चाहिए? ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए जो हमें क्वेश्चन में दी है, ए बी की वैल्यू चाहिए, ये भी हमें क्वेश्चन में दी है। a² प्लस b² की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दी है? 10, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² प्लस के 2ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ठीक है। तो a² प्लस b² इक्वल टू ए बी की वैल्यू मेरे पास में कितनी है? 6। यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, इधर प्लस का है इधर माइनस का होगा। अगर 100 में से 12 घटाते हैं, 100 माइनस के 12, ये आएगा 88, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई? 88। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ए प्लस बी का मान कितना है? 10 इंटू a² प्लस b² की वैल्यू हमने निकाल ली 88, यहाँ पे आएगा 88 और माइनस के 6, इसकी वैल्यू क्या है? 6। देखो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं और 88 में से 6 घटाएंगे, ये कितना बचेगा? 82। 82 इंटू 10, 1 0 और आएगी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 820, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई जो आर है वो स्टार्टिंग से कार्य में लग जाता है और लास्ट तक कार्य को करता है, ठीक है। पी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? पी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। और क्यू कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 48 दिनों में कर सकता है। और आर कार्य को 144 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा? 144, ठीक है। 144 से डिवाइड करेंगे 1, इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। 48 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3। 36 से डिवाइड करेगा, ये आएगा 4। यानी कि पी जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, और क्यू 3 और आर 1, ठीक है। उसने आगे क्वेश्चन में बोला है ये तीनों के तीनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। पी ने 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया
और क्यू ने 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया पूरा होने से। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, इसने 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया और इसने 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ये एक दिन में कितना काम करता है पी एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा, 12 दिन में काम कर लेगा 48। ठीक है, क्यू एक दिन में कितना काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 गुणा 3 24। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 8 और 4 12, 4 2 6, 6 और 1 7, 72 कार्य ये कर सकते थे, लेकिन ये पहले ही चले गए। ठीक है, तो क्यों ना इन पे 72 कार्य करवाया जाए। 144 कार्य हमारे पास में है प्लस 72, अगर और इसमें ऐड कर दिया जाए तो तीनों के तीनों इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 और 1 8, 8 की एफिशिएंसी से ये कार्य करेंगे। इनको ऐड करेंगे, ये आएगा 216/8। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, ये बच गया 5, 8 37 56, 27 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। शांत जल में बोट की चाल हमें कितनी दी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल हमें कितनी दी है, धारा की चाल दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसने पूछा है धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो बोट की चाल प्लस धारा की चाल, ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 22। ठीक है, 110 किलोमीटर की दूरी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, तो उसको कितना समय लगेगा यहाँ से निकाल लेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, और 2 से इसको फिर काटेंगे, यहाँ पे 10 बच गया, 2 पंजे 10। ठीक है, तो उसको 5 घंटे लग जाएंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4/5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑफ। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ जाएगा 5/2, 3 3 9 और 1 10, ये आएगा 10/3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इस 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यहाँ कितना आया था 5, 5 3 15, यहाँ पे हो जाएगा 15, और 3 3 और 1 10, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा 5, ये आ गया 5/6। और यहाँ पर क्या है, डिवाइड। सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, यहाँ पे क्या आ गया 5/4। इस 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ पे आएगा 5/8, ये क्या हो गया 5/8। इस 5/8 को मैं पलट के लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, इसको पलट के लिखते हैं गुणा में, यहाँ पे आएगा 8/5। ठीक है, अपॉन वाली टर्म देखते हैं। सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, 5 9 45, यहाँ पे आ गया 1/45। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे 1/3 प्लस के 1/45, 45 यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 से 45 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 और 1 16, यहाँ पे आएगा 16/45। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, और 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, ये 45 ऊपर चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी, ये क्या आएगा 4/5 ऑफ 45 ऊपर चला गया बटे इस 2 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, 6 दूनी 12। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 12, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। दैट्स ऑल। तो भाई इस वीडियो में 3 अक्टूबर की जो शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में 3 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।